बोस्टन में रहता है, बहुत यारबाश और खुले दिल का आदमी है। अगर हम अपनी अकलौती बारूदी बेल्ट निक मोडले पर जाया कर देते तो अब हमारे पास कुछ भी ना होता। वो गोली चलाए बगैर मर गया। अब देखना होगा कि ये बेल्ट कहाँ काम आती है। तुम्हारे काम आ सके तो वो बेल्ट हाजिर है। बेल्ट का माइक्रोफोन और रिसीवर मेरा आजमाया हुआ है, बाकी तजर्बा तुम्हें अपने तौर पर करना होगा। पेरी कावेल से पता चल सकता है कि ऐसी दूसरी बेल्ट कहाँ से मिल सकेगी। मैं इससे बात करूंगा, लेकिन कुछ मालूम होने की उम्मीद नहीं है। जब शी अपने अरूज पर थी तो हर तबाहकुन शोबदा इन लोगों की दस्तरस में रहता था। जिमी लॉयड के बाद से शी फंड्स खाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वैसे भी इससे राब्ता जरूरी है। मालूम होना चाहिए कि बीम गन वापस मिल जाने के बाद पेंटागन के इंस्पेक्टर का रद्द अमल क्या था। जाय शेल्स और अयान जैकब के जिस्मों पर बीम गन के जख्म किसी भी वक्त अपना रंग दिखा सकते हैं। तुम मुतमईन रहो, कोई बुरी खबर होती तो पेरी खुद ही मुझसे राब्ता करता। कभी कभी किसी खबर का ना होना ही सबसे अच्छी खबर होती है। बेल्ट के रिसीवर की रेंज कितनी है? मैंने फौरी ख्याल के तहत पूछा। सही याद नहीं, शायद 200-250 किलोमीटर है। रिसीवर पर इसकी रेंज लिखी हुई है। मैं इसका कोई ना कोई इस्तेमाल सोच लूंगा। तुम वो बेल्ट मुझे जरूर भिजवा दो। मैं वापस जाते ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। तुम कोई ऐसा नाम सोचो जो तुम्हारे चारे के तौर पर हमारे काम आ सके। न्यूयॉर्क से बाहर वाशिंगटन या इसके आसपास कोई बड़ी तबाही आई तो नीचे से ऊपर तक सब हिल कर रह जाएंगे। वो मुझे तजवीज दे रहा था। इधर मेरे ज़हन में खुद ब खुद एक नाम उभर कर नुमाया होता चला जा रहा था। कश्मीर के महाज पर अपने बड़े बहनोई की हलाकत पर मेरे खिलाफ जज्बाती रद्दअमल जाहिर करके बद्रीनाथ ने मेरी नजरों में अपना मकाम गिरा लिया था। उसने जज्बाती अंदाज में बहुत सी ऐसी सख्त बातें कही थीं जो मेरे दिल पर नक्श हो चुकी थीं। तलखलामी की इंतहा और फिर मेरे डैनी होने पर इसरार करने के बाद उसने यकायक दोस्ताना कलाबाजी खाकर मेरे कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे और ये तावील पेश की थी कि उसने मुझसे मेरी असलियत उगलवाने के लिए मुआंदाना रवैया इख्तियार किया था, वरना वो हकीकत में मेरा बहुत बड़ा मद्दाह और गहरा दोस्त था। वो इसकी सोच के दो रुख थे। कुछ पता नहीं था कि इनमें से कौन सा रुख उसकी असल नीयत की अक्कासी कर रहा था। मेरे लिए एहतियात और तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा यही था कि इस पर एतबार न किया जाए। उसकी बुनियादी खराबी यह थी कि वो राह का एक तजर्बेकार एजेंट था। महज शुबे में उसे हलाक करते हुए भी मुझे कोई मलाल न होता। मैं अपने दुश्मन से जो काम ले सकता था दे चुका था। उसके बाद वो मेरे लिए अज़ुए मुअत्तल था। रहता या ना रहता मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। ब्लैक डेड चंद दिनों की हम मुद्दत में पै दर पै कई बड़ी कामयाबियां हासिल करने के नतीजे में मेरा इतना गर्विदा हो चुका था कि अपनी बर्तरी के किस्से सुनाने के लिए खुद मेरे पास दौड़ा चलाया था। उसकी आमद का यह फायदा हुआ कि मुझे बारूदी बेल्ट और उसकी तबाहकारी का इल्म हो गया। एक तरफ वो हथियार मेरे कब्जे में आने वाला था और दूसरी तरफ बद्रीनाथ जैसा खुफिया दुश्मन मेरी निगाहों में था। इन दोनों को किसी तदबीर से यकजा करके मैं अमेरिका में एक नया धमाका कर सकता था। ब्लैक डेड काफी देर तक अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद वापस चला गया। उसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि उसने निक मोडले की लाश के बारे में डक की रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया था। पाकिस्तान में हर वक्त रेशा दवानियों में मसरूफ रहने वाले उस सख्त गिर अफसर का पत्ता ऐसे सरसरी अंदाज में साफ हुआ था कि खुद मुझे भी उसकी बाकियात के बारे में कुछ पूछने का ध्यान तक नहीं रहा था। मैं अखबार बीनी से नाश्ते के दौरान में फारिग हो चुका था। ब्लैक डेड के चले जाने के बाद मैंने तल्ख काफी का दूसरा कप पीते हुए चीदा चीदा खबरों पर दोबारा निगाह डाली और फिर अपनी ख्वाबगाह की तरफ हो लिया। वाशिकन आलूद बिस्तर खाली था। कालीन पर से टूटे हुए गिलास के टुकड़े समेटे जा चुके थे और वीरा बाथरूम में बंद थी। मैंने गारहाम होटल का नंबर मिलाया तो बद्रीनाथ अपने कमरे में मौजूद था। मुझे खुद भी यही तवक्का थी, क्योंकि अब्बास करमानी की तलाश की मुहिम में वही कमरा बद्रीनाथ का घर था और वही दफ्तर। थैंक गॉड। मेरी आवाज पर उसकी तशक्कुर अमेज आवाज उभरी। मुझे डर था कि कहीं अब तुम गायब ही ना हो जाओ। तुम्हारे फोन से मुझे तसल्ली हुई है कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो चुका है। जब तक कश्मीर से तुम्हें कोई दूसरी बुरी खबर नहीं मिलती मेरा दिल साफ रहेगा। प्लीज इन बातों का हवाला मत दो। उसकी आवाज मुतजयाना हो गई। वो बातें मैंने तुमसे कुछ उगलवाने के लिए की थी। इन बातों को हमेशा के लिए भूल जाओ और ये बताओ कि मेरे काम का क्या रहा। अच्छा हुआ कि जॉर्जिया के बारे में मेरे किसी सवाल से पहले तुमने अपने काम के बारे में पूछ लिया। मैंने बहुत गौर किया है। इस नकल से तुम अपने नंबर तो बढ़ा सकते हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल। उसने मुस्तरबाना लहजे में मेरी बात दरमियान से ही उचक ली। मैं कल तुमको यही समझाना चाह रहा था। मेरी वक़्त बढ़ जाएगी और अब्बास करमानी के बारे में तुम्हारी सिखाई हुई कहानी में भी मजीद चांद बढ़ जाएगी। फोर्ट हाउस के वाक़े के बाद हालात ने एक नई करवट ली है और हर तरफ नई चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। क्या फोर्ट हाउस का करमानी से कोई ताल्लुक निकल आया?
मैंने अपने इसराफ पर काबू पाकर उससे सरसरी लहजा में पूछा। 2 दाऊदी सितारे लेजर गन से मारे गए थे। लाशों के तिब्बी मुआयने की रिपोर्टें सामने आने के बाद नित नए नजरिए कायम और रद्द किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसहाक घंटी के इसरार को भी अहमियत दे रहे हैं और फोर्ट हाउस के वाक़े को घंटी की गिरफ्तारी का तसलसल करार देकर अब्बास करमानी के वजूद को मुस्तरद कर रहे हैं। इन्हें तकवीयत मिली तो यहाँ की सारी तोपों का रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा। इस तरह कहीं तुम मुझसे कुछ और तो नहीं उगलवाना चाह रहे? मैंने तन से पूछा। फिर वही बदगुमानी? बद्रीनाथ का रहा। मैं कह रहा हूं कि मेरे इस सहजियान को भूल जाओ। मैं आज के संगीन तरीन हकीकत तुमको बता रहा हूं। इन्हें निक की सलामती की तरफ से भी गहरी तशवीश है। वो कल शाम अपने होटल से निकला था और अब तक लापता है। उसके बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते होगे। मैं उस मरदूद के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तुरुश लहजे में उसकी बात काट दी। पता नहीं वो शराब पीकर किस कालगर के अपार्टमेंट में ऊंधा पड़ा हुआ होगा। यहाँ के हजारों शहरी अपनी कई रातें घरों से बाहर गुजारने के आदी होते हैं। इसे तो गायब हुए 1 रात ही गुजरी है, फिर भी वो परेशान है। उसके हर मुमकिन ठिकाने से रजू किया जा रहा है। मेरा कायम किया हुआ शहर आहिस्ता आहिस्ता अपना असर खो रहा है। वो अपनी अकलों से भी सोचने लगे हैं। इस वक्त इन 5 कागजों की नकलें मेरे दम तोड़ती हुई कहानी में दोबारा जान डाल सकती हैं। तुम चाहो तो इस दौरान में तुम खामोशी से यहां से निकल सकते हो। आने वाला वक्त ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। वो नकलें आज किसी भी वक्त मेरे पास आ जाएंगी। मैं फौरन ही तुम्हें पोस्ट कर दूंगा। कल किसी वक्त वो लिफाफा तुम्हें मिल जाएगा। मैंने असल ख्वाहिश दबाते हुए कहा। कल तक देर भी हो सकती है। अगर आज वो कागज मिल रहे हैं तो मुझे वक्त और जगह बताओ। मैं खुद आकर तुमसे वो लिफाफा ले लूंगा। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालो। इसके लिए तुम्हें मेरी अगली कॉल का इंतजार करना होगा। देखना होगा कि कासिद कब पहुंचता है। मैं जमकर इंतजार करूंगा। इस वक्त मेरे लिए यह काम सबसे अहम है। अगर रात हो गई तो तुम इन कागजों का क्या करोगे? मैंने सुकून से सवाल किया। मैं उसी वक्त दौड़ लगा दूंगा और वो लिफाफा जाती तौर पर CIA के डायरेक्टर तक पहुंचाऊंगा। इस वक्त वो गैप के लिए सब मरे जा रहे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम ये लिफाफा बराह रास्त सदर तक पहुंचाओ? मैंने पूछा। गैप का नाम सुनते ही मेरे लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाएंगे, मगर मेरी यह हरकत चिचोरी और प्रोटोकॉल के खिलाफ समझी जाएगी। बाद में मेरी बहुत जग हसाई होगी। वो ठीक कह रहा था। उसे अपनी बसात से ज्यादा लंबी उड़ान लेने पर मजबूर करना मुनासिब नहीं था। अमेरिका में CIA के सरबराह का मनसब बहुत बड़ा होता है। इसे सदर का दस्ते रास्त और करीबी आदमी तस्वुर किया जाता है। अगर बद्रीनाथ वहां तक पहुंच सकता था तो बहुत काफी था। अपने काम को तुम मुझसे बेहतर समझते हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम वो कागज किसी जिम्मेदार आदमी तक पहुंचाओ। वो कौन हो सकता है ये फैसला करना तुम्हारा काम है। मैं अपने इदारे के सरबराह से आगे जाने का तस्वुर नहीं कर सकता। वो कहां जाता है ये इसका अपना फैसला होगा, जिससे मुझे कोई सरोकार नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि तुम्हारे सरबराह का रद्द-ए-अमल अपने कानों से सुन सकूं। मैंने ज्यादा जोर दिए बगैर एक मासूम और फितरी सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं वहीं से तुमको रिपोर्ट दूंगा। बद्रीनाथ ने रवानी में कहा। वो तुम्हारे अल्फाज होंगे, मैं उसके अल्फाज उसी की जुबान से बराह रास्त सुनना चाहता हूँ। मेरी आवाज में हल्की सी हसरत उमड़ आई। मैं कोई जेबी रिकॉर्डर अपने साथ ले जाऊंगा। उसने मेरी दिलजोई के लिए फौरन पेशकश की। मैंने सुना है कि वो एक शैतानी कारखाना है। वहां जा बजा बग और एंटी बग डिवाइसेस नस्ब हैं। अगर इनकी मौजूदगी में भी रिकॉर्डर काम करता रहा तो सारी आवाजें और तबसरे मेरे टेप में महफूज हो जाएंगे। वो मैं तुम्हें पेश कर दूंगा। ये भी रिकॉर्डर खतरनाक साबित हो सकता है। वो पकड़ा गया तो तुम तहतुस्सरा में जा गिरोगे। मैं चंद सानियों के लिए दानिस्ता खामोश हुआ, फिर चौंकने की अदाकारी करते हुए बोला, ठीक है, मैं देखता हूं कि एक बेल्ट मुझे मिल जाए। इसके चमड़े में कहीं एक नन्हा सा माइक्रोफोन पोशीदा है। वो बेल्ट मिल गई तो मैं हर आवाज अपने कानों से सुन सकूंगा। यह तरकीब बहुत आसान रहेगी। बद्रीनाथ खुश हो गया। मैं अपनी बेल्ट की जगह तुम्हारी दी हुई बेल्ट इस्तेमाल करूंगा। मिल जाए तो वो बेल्ट भी साथ लेते आना। तुमसे लिफाफा लेने के बाद मैं होटल के बजाय सीधा CIA हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाऊंगा। पंछी ज़ेरे दाम आ रहा था। मैंने पुरस्कून होकर कहा, उम्मीद कम है, मैं मगर कोशिश जरूर करूंगा। हो सकता है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं सुनना चाहता हूं कि ये लोग तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। भगवान का शुक्र और तुम्हारा शुक्रिया कि अभी तक बात बनी हुई है। नकल की बजाय गैप के असल कागज मिल जाते तो ये लोग मुझे अपने सरों पर बिठा लेते। अगर हालात ने इजाजत दी तो मैं इस बारे में भी सोचूंगा। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ मक्कारी के साथ कहा, फिलहाल नकल पर ही इक्तफा करो। ज्यादा लंबी छलांग लगाते हुए अंदाजे की जरा सी भी गलती हो जाए तो आदमी अपनी हड्डियां पसलियां तुड़वा बैठता है। तुम ठीक कह रहे हो। मैं खुद भी जमीन पर टिक कर चलने का आदी हूँ। मेरे लिए इतनी यकीन दहानी ही काफी है कि तुम भले वक्त पर असल कागजों के बारे में सोचने का वादा कर रहे हो। जॉर्जिया के बारे में तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया। मैंने उसे याद दिलाया। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। फिलहाल मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद तुम्हारे जैसी तेजी से नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं होता।
मैंने रिसीवर क्रैडल पर रखकर सर घुमाया तो वीरा अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटे मेरे करीब खड़ी मुझे खुश मगीन निगाहों से देख रही थी। तुम्हारी नजरों से जाहिर हो रहा है कि गुस्ल के बावजूद तुम्हारे मन का मैल नहीं धुल सका। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप नशरे मुकर्रर का इरादा बांध रही हो? फजूल बातें मत करो, मैं बहुत देर से अपना गुस्सा जब्त किए खड़ी हूं। थक गई थी तो बैठ जाती, इसमें गुस्से की क्या बात है? मैंने उसका फिक्रा उचक लिया। तुम स्पीकर फोन की बजाय रिसीवर क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? वीरा ने रुखाई से पूछा। क्या इसके इस्तेमाल पर कोई पाबंदी है? मैंने हैरत से पूछा। तुम कमरे में मौजूद होती तो मैं जरूर स्पीकर फोन इस्तेमाल करता। तुमने ये अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि मैं जैनी से नहीं बद्रीनाथ से बात कर रहा था। ये कौन सी बेल्ट का चक्कर था? तुम इसे कहां भेज रहे हो? वीरा ने कुर्सी संभाल कर अपने खुले हुए उलझे हुए बालों को तौलिए से खुश करना शुरू कर दिया। मान मुझे याद आया कि वीरा देर तक सोते रहने की वजह से इस रोज की हर पेश रफ्त से बेखबर थी। मैंने कहा, ब्लैक डैड आया था, शाम तक वो मेरा बेल्ट बदल भाई बनने वाला है। सीधी तरह बात करो वरना मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूंगी। वो तेजी से बोली। इसकी जरूरत नहीं, रात वाले तरीके के असरात अभी तक बाकी हैं। मैंने जल्दी से कहा और फिर इसे ब्रीफ करना शुरू कर दिया। तुमने बद्रीनाथ की जो बातें बताई इनसे जाहिर हो रहा है कि वो अब भी तुम्हारे साथ मुखलिस है। पिछली गुफ्तगू में उसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। बदकिस्मती से ऐसा ही है, मगर उसके दिल में अपनी नामवरी की आरजू बहुत तवाना है। शोहरत हासिल करने के लिए वो किसी भी वक्त कोई गंदी हरकत कर सकता है। ये तुम अपने फैसले के जवाब में कह रहे हो, वरना ऐसा अंदेशा बहुत मोहूम है। कितना भी मोहूम हो मगर इसकी तरफ से खतरा जरूर है। इसीलिए मैंने इसे गैब के असल कागजों के बारे में उम्मीद दिलाई है। इस लालच में वो तुम्हारे एक इशारे पर दौड़ा चला आएगा और तुम उसकी कमर में बारूदी पट्टा डालकर उसे CIA के हेडक्वार्टर की तरफ हाँक दोगे। मजबूरी है, मैं निशाने उचका कर कहा। इस वक्त वही एक ऐसा आदमी है जो इस इमारत में किसी रोक टोक के बगैर घुस सकता है। तुम कोई दूसरा नाम बता दो तो उसे किसी अगले मौका के लिए पाला जा सकता है। आज शाम तक तुम इसे बारूदी बेल्ट से उड़ाने का फैसला कर चुके हो। इरादा यही है कि यह कार्य खैर सूरज ढलने से पहले अंजाम दिया जाए। वक्त का सारा इन्हिसार ब्लैक डैड की तरफ से बेल्ट मिलने पर है। कागजों की फाजिल नकल ब्रीफकेस में महफूज है। तुम यहाँ बैठकर उसकी नकलो हरकत को पूरी तरह मॉनिटर कर सकोगे? उसने पूछा। यह खतरा मोल नहीं लिया जा सकता, रिसीवर की रेंज कम है, हमें इसके पीछे जाना होगा। हो सकता है कि तुमसे मिलने के लिए वो अकेला ना आए, कोई उसकी हिफाजत कर रहा हो। यह खतरा मेरे जहन में मौजूद है, उसका तदारक है ब्लैक डैड को करना होगा। तुमने सब कुछ सोच लिया है तो फिर यह भी तय कर चुके होगे कि कल हमें हर हाल में यहां से निकल जाना है। बद्रीनाथ को ठिकाने लगाने के बाद हम नाजुक सूरत हाल में गिर जाएंगे। मुझे ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता। जरूरी हुआ तो हम कल भी जा सकते हैं। फोर्ट हाउस में तुमने बर वक्त मुझे नहीं रोका था, मगर मैं तुम्हें वक्त से पहले खतरे से जरूर खबरदार कर रही हूँ। बीमगन के बाद बारूदी बेल्ट का इस्तेमाल इस बात पर तस्दीक की मोहर जब्त कर देगा कि शी का कोई मुनहरिफ आई मैन चोरी छुपे इन कार्रवाइयों की पुष्पनाई कर रहा है। अमेरिका में ऐसी हमायत सिर्फ हम दोनों को मिल सकती। हमारे खिलाफ आइजक बिल का बयान रिकॉर्ड पर है। सारी कड़ियां आसानी से मिलती चली जाएंगी। मैं बेख्तियार झुरझुरी लेकर रह गया। वो बहुत सामने की बात थी जो मेरी नजरों से ओझल थी। मैंने हथियार डाल दी है। बदरी का राह से हटाया जाना नागुज़ीर हो चुका है। वो राह का वाहिद एजेंट है जो मुझसे वाकिफ हो चुका है। यह समझो कि कल हमें यहां से कूच करना ही है। वीरा गीला तौलिया एक तरफ डालकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। अगर डक ने निक मोडले की लाश को गरकाव करने में बेपरवाही से काम लिया है तो किसी भी वक्त फूल कर दरिया के किसी किनारे पर लग सकती है। हद से बड़ी खुद एतमादी की वजह से तुम मुसलसल आग से खेल रहे हो। एक मरतबा हमारा नाम मंजरेआम पर आ गया तो पुलिस ब्लैक डैड को भी नहीं बख्शेगी। कानून जरा देर से हरकत में आता है, लेकिन जब इसका अमल शुरू होता है तो ये किसी मस्त सांड की तरह अपनी राह में आने वाले हर वजूद को रौंद कर रख देता है। आईने के सामने खड़ी होकर फिल्मी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं। बस इतना काफी है कि आज रात खतरात अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगे। हमें फरार की राह इख्तियार कर लेनी चाहिए। मैंने स्पीकर फोन ऑन करके वही नंबर मिला लिया जिस पर माइक अक्सर जोड़ी या ब्लैक डैड से बात करता रहता था। लाइन मिलते ही स्पीकर पर एक करख्त और झटकेदार निस्वानी आवाज गूंजी। उसने सिर्फ हेलो पर अक्तिफा करते हुए यह भी जानना चाहा कि कौन उससे हम कलाम होने की सआदत हासिल कर रहा है। मैंने ब्लैक डैड से गुफ्तगू करने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरी तरफ से तहकीर अमेज इनकार के साथ फोन बंद कर दिया गया। वो वाज़े तौर पर जोड़ी की आवाज थी, मगर उसका रवैया नाकाबिल फहम था। वो सिर्फ ब्लैक डैड से पिटती है, वरना दूसरों को इसी तरह अपनी जुबान से उधेड़ डालती है। शराफत से माइक को बुला लो, वो तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। वीरा ने सूरत हाल से माजूज होते हुए कहा। माइक वीरा को नाश्ता देने के इंतजार में किचन में मौजूद था। घंटी बजाते ही कमरे में आ गया। तुम्हारी खटकनी बुढ़िया मेरे बस से बाहर है, जरा अपने बात से बात कराओ, मैंने कहा। माइक ज़हीन था, सूरत हाल समझ गया। स्पीकर फोन ऑन करके उसने पूरा नंबर मिलाने की बजाय सिर्फ रे डायल बटन दबाने पर अक्तिफा किया। घंटी बजने पर वही नंबर मिला।
जोड़ी की वही सख्त आवाज उभरी और माइक ने फौरन कहा, जोड़ी डार्लिंग जरा बात से बात करा दो। तुम अठाई गिर, तुम्हें हर वक्त बात से हम कलाम होने का ज्यादा ही शौक हो गया है। यह शौक मुझे नहीं, बास के इन मेहमानों को है जो आजकल मेरे चीफ हैं। माइक की वजाहत सुनते ही बुढ़िया संभल की, होल्ड करो, वो यहाँ नहीं है, मैं कॉन्फ्रेंस लाइन पर उससे बात कराती हूँ। स्पीकर पर सन्नाटा छा गया। अब्बास ही लाइन पर आएगा, ये इतला देकर माइक कमरे से निकलता चला गया। चंद सानियों बाद ही ब्लैक डैड फोन पर मौजूद था, मगर उसके बोलते ही CSD हरकत में आई और लाइन कट गई। मैं लम्हे भर के लिए चकरा गया, मगर बात फिर मेरी समझ में आ गई। जोड़ी ने कॉन्फ्रेंस लाइन पर बात कराने की कोशिश की थी, यानी हमारा फोन जोड़ी के फोन के जरिए ब्लैक डैड के नंबर से मिलाया गया था। बैक वक्त 3 लाइनें फाल होते ही CSD ने लाइन बंद कर दी। मैं माइक को दोबारा बुलाने का इरादा कर ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। वीरा अपने बाल संवार कर नाश्ते के लिए जा चुकी थी। मैंने फुर्ती से रिसीवर उठा लिया। जब भी जोड़ी दरमियान में होती है तुम्हारा फोन बंद क्यों हो जाता है? दूसरी तरफ से ब्लैक डैड इस्तेबा मेरे लहजे में पूछ रहा था। इस वक्त मैंने खुद फोन बंद किया था। CSD का राज पोशीदा रखने के लिए वो जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली। मुझे शुबा हुआ था कि दरमियान में कोई हमारी बात सुनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा शुबा सही था, वो कॉन्फ्रेंस लाइन थी। जोड़ी लाइन पर थी, मगर वो हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं कर सकती। ये बताओ कि इतनी सी देर में तुम्हें दोबारा मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? पतलून ढीली हो गई है, बेल्ट कब भिजवा रहे हो? मैंने नरमी से पूछा। और तुमने इतनी जल्दी कोई दूसरा शिकार तलाश कर लिया? इसकी आवाज से हैरत आया थी। अगले रोज की नशिस्तें कन्फर्म हो तो तेजी दिखानी ही पड़ जाती है। मेरा समझाना बेसूद रहा। तुम कल यहां से जाने का पक्का इरादा कर ही चुके हो। ये मेरा नहीं, तुम्हारी चहेती बेबी का इसरार है। वो यहाँ पड़े पड़े उकता गई है। यह तुम्हारा कसूर है। उससे दोस्ती की है तो उसकी दिलजोई का भी ख्याल रखो ना। तुम उसे भूलकर हर वक्त काम की धुन में लगे रहते हो। उसका उकता जाना मेरे लिए काबिल फहम है। अब वापस जाकर ही तुम्हारे मशवरे पर अमल किया जा सकेगा। वो अड़ गई है। फिर तुम बेल्ट का क्या करोगे? क्या इसे साथ ले जाने का इरादा है? उसने पूछा। गारहाम होटल में आजकल CIA वालों का कैंप ऑफिस कायम है। इसका सरबराह बद्रीनाथ नामी एक इंडियन सीक्रेट एजेंट है। बेल्ट मिल जाए तो मैं उसे बुलाना चाहता हूँ और वो दौड़ा चला आएगा। ब्लैक डैड को मेरी बात पर यकीन नहीं आ सका। हाँ, उसी शिद्दत से मेरी तलाश है। मैं इस बारे में उसे टिप देने के लिए बुलाऊंगा और वो मुझसे मुलाकात के बाद सीधा CIA के हेडक्वार्टर्स की तरफ दौड़ लगा देगा। मैं चाहता हूँ कि यह काम जल्द अज जल्द निपटा लिया जाए। बेल्ट 1 घंटे में तुमको मिल जाएगी। ये समझ लेने का फासला काफी ज्यादा है। तुमको इसके पीछे जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारा रिमोट नाकारा होकर रह जाएगा। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है, मगर इमारतों और दूसरी रुकावटों की वजह से इस पर सिर्फ 100 किलोमीटर तक भरोसा किया जा सकता है। मैं इसे किसी भी वक्त 5-10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं रहूंगा। माइक तुम्हारे लिए बेहतरीन ड्राइवर साबित होगा। वो इन इलाकों का कीड़ा है। इसकी रहनुमाई नागुज़ीर है, मगर तुम्हें एक आदमी और देना होगा। वो इसी वक्त गाराहम की निगरानी शुरू करा देगा। इसे ये देखना होगा कि बद्रीनाथ होटल से अकेला ही निकलता है या कोई और गाड़ी भी उसके साथ होती है। तुम्हारा आदमी ऑपरेटर्स पर मुझे क्लियरेंस देगा, तब मैं उससे मिलूंगा। ठीक है, बेल्ट के साथ ऑपरेटर्स भी तुम्हें मिल जाएगा। निगरानी के लिए ढक को भेजे देता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे हो। ऑपरेटर्स पर तुम्हारा मुसलसल राब्ता रहेगा। तुम्हारा कोड हैरी होगा। वो चार्ली के नाम से तुम्हें रजू करेगा। वेरी गुड। मैंने हकीकी मुसरत के साथ कहा। तुम्हारे इस मर्दाना ताउन से दिल शेर हो जाता है। अब यह होगा कि चार्ली के क्लियरेंस के बाद मैं बदरी से मिलकर फर्जी टिप के साथ बेल्ट का तोहफा उसे पेश कर दूंगा। वो न्यूयॉर्क से रवाना हो जाएगा। मैं उसके पीछे निकलूंगा। चार्ली को हमारे पीछे रहकर यह देखना है कि कोई और हमारा ताक़ुब न करने पाए। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के ऐन मुताबिक होगा। अब यह बताओ कि उस इंडियन सीक्रेट एजेंट को शहर में कहाँ बुला रहे हो? ब्लैक डैड ने मेरे प्रोग्राम पर साथ करते हुए पूछा। क्यों ना उसे ड्रीमलैंड ही बुला लूं? मैंने संजीदगी से तजवीज़ पेश की। हरगिज नहीं। मेरी वजह से ड्रीमलैंड आजकल हर एजेंसी की नजरों में आया हुआ है। उसका नाम सुनते ही तुम्हारा शिकार भड़क जाएगा। उसे पेन स्टेशन बुला लो। तुम्हारे पेन प्लाजा होटल के करीब वो जगह ऐसे कामों के लिए बहुत मौजूद है। ब्लैक डैड की वजाहत और तजवीज़ बहुत मुनासिब थी। वो न्यूयॉर्क से बाहर की एक खतरनाक मुहिम थी। ब्लैक डैड को मेरे और बद्रीनाथ के गठजोड़ का सिरे से कोई इल्म नहीं था। वो बस इतना जानता था कि CIA से ताल्लुक रखने वाले गधे भी हाथियों को तल कर खा जाने में माहिर होते हैं। वो जरूरी निकात पर मुझे ब्रीफिंग देता रहा। आखिरकार गुफ्तगू का वो फैसला कुन सिलसिला मौकूफ हो गया। मैं इस काम से फारिग होकर किचन में पहुंच गया। वीरा मेज पर अखबार फैलाए नाश्ते में मसरूफ थी। माइक ने मेरे लिए भी एक खाली प्याली मेज पर रख दी। रवानगी की तैयारी पकड़ लो। मैंने वीरा को सुनाने के लिए माइक से कहा, दोपहर तक हमें शहर से बाहर जाना है। वापसी में ताखीर भी हो सकती है। वीरा ने फौरन ये अखबार एक तरफ समेट दिया। शायद उसे तवक्का नहीं थी कि इतनी जल्दी रवानगी का कोई प्रोग्राम तय हो सकेगा। इसके साथ माइक ने भी सवालात दागने शुरू कर दिए।
अपने प्रोग्राम के बारे में मेरा जहन साफ था। ब्लैक डैड से तफसीली गुफ्तगू होने के बाद रहा सा इबहम दूर हो गया था। मैं बिला थकान इन दोनों के हर सवाल का जवाब देता चला गया। इसके लिए रूट 95 सबसे बेहतर रहेगा। सब कुछ समझ लेने के बाद माइक ने अपनी महारत का इजहार जरूरी समझते हुए कहा, इस रास्ते पर हम वाशिंगटन से गुजरते हुए रिचमंड और फिर मतलूबा मकाम तक पहुंच जाएंगे। CIA का मरकज इन ही इतराफ में कहीं वाक़ है। जरूरी नहीं कि हम वहां तक जाएं, हम रिचमंड में रुक कर भी अपना काम कर सकते हैं। मुझे याद था कि वर्जीनिया में अपनी तरबियत के दिनों में बद्रीनाथ रिचमंड ही के एक होटल में मुकीम था। माइक हमसे इजाजत लेकर अपने कमरे में चला गया। वीरा मुस्कुराते हुए बोली, आज के लिए मुझे भी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये अमेरिका में हमारा आखिरी मिशन साबित हो और हमें दोबारा इधर आने का मौका ना मिल सके। अब तक हमने इन्हें तिगनी का नाच नचाया हुआ है। जो तैयारी चाहो करो, लेकिन अपने चाहने का तिल जरा एहतियात से छुपा लेना। आज फिर डक हमारे साथ होगा, खुआ करे उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी गाड़ी में हमसे दूर रहकर वो मेरी जूती भी नहीं देख सकेगा। वीरा दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुम्हारी मौजूदगी का लिहाज करती हूँ, वरना मैं ऐसे बदनजर मर्दों को बहुत ठठाई के साथ सिसका सिसका कर जलील करना जानती हूँ।